नेक्स्ट टॉपिक है विश्व जनसंख्या एवं प्रवास रिपोर्ट 2025 की है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वन के हितों की जनसंख्या बढ़ती है 11 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र कोष के अकॉर्डिंग विश्व जनसंख्या कितनी है अभी 8.2 अरब। संयुक्त राष्ट्र कोष के अकॉर्डिंग 8.2 है। एंड संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक 2025 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित देशों का जो सही क्रम है वो क्या होगा। इसका ये है BBJJ है ना, BBJJ। अब बी से आप आर पहले लगाओ फिर ए लगाओ, उल्टा लिख दिया मैंने। इधर ए है इधर ई है। अब कैसे ब्राज़ील, देन बांग्लादेश, देन जापान, देन जर्मनी। जापान एंड जर्मनी G4 ग्रुप के भी हिस्सा हैं। दो अलग है, ब्राज़ील एंड बांग्लादेश। तो ट्रिक यही है BBJJ, ठीक है। फर्स्ट ब्राज़ील है, ये याद रखना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 की टॉप 5 अगर बात कर रहे हो आप, ये मतलब ऐसा है कि सीक्वेंस है। ये वर्ल्ड में नंबर 1 ब्राज़ील नहीं है, लेकिन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन दे रखा हो तो इन चारों का सीक्वेंस तो ये रहता है। जर्मनी से ज़्यादा जापान की है, जापान से ज़्यादा बांग्लादेश की है, बांग्लादेश से ज़्यादा ब्राज़ील की है। बात खत्म। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन टॉप रिव्यू जो है सबसे ज़्यादा तो इंडिया की है ना, फिर चाइना, देन USA। इंडिया की जनसंख्या जो भी है, थर्ड पे USA आता है, फोर्थ पे इंडोनेशिया है, फिफ्थ पे पाकिस्तान, सिक्स्थ पे नाइजीरिया, देन सेवन्थ पे ब्राज़ील है, एट्थ पे बांग्लादेश है, नाइन्थ पे रशिया है, 10th पे इथियोपिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पे इंडिया, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे USA और फोर्थ पे इंडोनेशिया आ रहा है, फिफ्थ पे पाकिस्तान, घुस ही गया यहाँ पे भी, 6 नाइजीरिया, 6 नाइजीरिया, 7th ब्राज़ील 7 है, मेरा लक्की नंबर 7, ब्राज़ील भी 7 है। देन बांग्लादेश के बाद 9th पे रशिया आता है एंड देन इथियोपिया आता है 10th पे। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो वेटिकन सिटी यूरोप में है, नीयू है, निशु याद रखो, नीयू तो क्या याद रहेगा, निशु। टोकेलाउ, फॉकलैंड मुझे याद है, अंटार्कटिका महासागर एस शेप का था ना, तो नीचे न्यू फॉकलैंड आता है, फॉकलैंड ऊपर आता होगा क्या पता। वेटिकन सिटी, न्यू, टोकेलाउ एंड फॉकलैंड, ये सीक्वेंस ये हैं। फिर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी जनसंख्या यूरोप में है, सेकंड उत्तरी अमेरिका में है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी लगभग 304 मिलियन डॉलर क्या मिलियंस, 304 मिलियन, 3.7% भी बोल सकते हैं पूरे विश्व का। सर्वाधिक प्रतिशत प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं, ठीक है। प्रवासी ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया में, देन USA, देन यूरोप, ठीक है। ओशिनिया में, USA में, यूरोप में। फिर विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है भाई, ग्रीनलैंड में तो कोई है ही नहीं, फॉकलैंड, देन पश्चिमी सहारा में मरुस्थल में कौन रहेगा, इससे भी पहले फॉकलैंड आता है, देन ग्रीनलैंड, फोर्थ में मंगोलिया, फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, फॉकलैंड, देन पश्चिमी सहारा, मंगोलिया, देन ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या 304 मिलियन थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या मकाऊ, मोनाको, वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मकाऊ, मोनाको, सिंगापुर, देन हांगकांग। मकाऊ, मोनाको, सिंगापुर, देन हांगकांग। किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका,
किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये गलत पढ़ लिया मैंने, सॉरी। एशिया की तो सबसे ज़्यादा है, सेकंड अफ्रीका आता है ना, थर्ड यूरोप, फोर्थ आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका पहले आएगा, दक्षिण अमेरिका बाद में आएगा। सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया, देन अंटार्कटिका। रिपीट इट, फर्स्ट एशिया, देन अफ्रीका, देन यूरोप, देन उत्तरी अमेरिका, देन दक्षिणी अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया, देन अंटार्कटिका। अब यहाँ पे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? नीदरलैंड। यूरोप प्लस दक्षिण अमेरिका है, अगर उनको जोड़ भी दिया जाए तो भी अफ्रीका की जनसंख्या ज़्यादा होगी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ऑल महाद्वीप्स मिला लो और एशिया मिला लो, फिर भी एशिया की जनसंख्या ज़्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या निवास करती है, दक्षिणी गोलार्ध में 10% जनसंख्या निवास करती है। संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग विश्व की जनसंख्या 9 अरब तक कब तक पहुंचने का अनुमान है? 2037 तक विश्व की जनसंख्या 9 अरब तक पहुंच जाएगी। अभी राजस्थान में जो विज़न चल रहा है वो 2047 चल रहा है, लेकिन विश्व थोड़ा आगे है, 10 साल पहले यानी 2037 में 9 अरब जनसंख्या का अनुमान है। एशिया में विश्व की 59.5% जनसंख्या निवास करती है, उनमें ऑलमोस्ट 60% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल किसके दृष्टि से देखूँ आप, सबसे बड़ा क्षेत्रफल तो रशिया का है, देन कनाडा, देन चाइना। रशिया, कनाडा, देन चाइना, देन यूएसए, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, तब जाके कहीं इंडिया का आता है। कंट्री वाइज देख रहे हैं ना, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे आगे रशिया, रशिया के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद यूएसए, यूएसए के बाद ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। इसके लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी। ट्रिक बनाओ, चलो ट्रिक बनाते हैं इसकी। रशिया, कनाडा, ये के से याद रख लो इसको, रशिया, कनाडा। वैसे सी से स्टार्ट होता है पर अभी ट्रिक के लिए के से याद कर रहे हैं हम। सी फॉर चाइना, ठीक है, देन यूएसए, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। ठीक, ये क्या? आर के क्यूबई, आर के क्यूबई, क्यूबई, आर के कर रहा है सी यू बाई, आर के कर रहा है सी यू बाई। आर के मतलब रशिया, के फॉर कनाडा, सी फॉर चाइना, यू फॉर यूएसए, बी फॉर ब्राज़ील, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। आर के क्या बोल रहे हैं? सी यू बाय। किसके? क्षेत्रफल की ट्रिक है। शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश मिलकर विश्व की कितनी % जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? 46% जनसंख्या का। ठीक है, स्टेटमेंट में पूछ सकता है, सही है स्टेटमेंट ये है कि शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश मिलकर विश्व की 46% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रथम बार व्यक्तिगत जनगणना जिसने करी थी वो स्वीडन ने करी है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की पुरुष और महिला सहभागिता कितने? क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। पुरुष के कितने? 51.9, महिला के कितने? 48.1। मिलके 100 तो बनाना ही है। 51 इसके, 48 इसके, इधर 9 है, इधर 1 है। 51.9, 48.1। मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025 की थीम। मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025 की थीम क्या है? अ मैटर ऑफ अ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन एज ऑफ AI, दैट इज़ रिपोर्ट। मेरे को एक चीज़ और याद आ रही है इससे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? देखना पड़ेगा। इसमें 130 रैंक है HDR में, मानव विकास रिपोर्ट। फिर यहाँ पे है 2011 के अकॉर्डिंग विश्व में सर्वाधिक सकल प्रजनन दर TFR किसके? नाइजर। सेक्स रेशियो मैक्सिमम कहाँ का है? लाताविया, लाताविया सेक्स रेशियो मैक्सिमम। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या बता दिया था $304 मिलियन है। $1 मिलियन, डॉलर हटाओ, 304 मिलियन।
विश्व की अनुमानित जनसंख्या का वह अनुपात जो प्रवासी हो 3.7% इज़ इम्पॉर्टेंट। महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के अनुपात कितना 48.0, पुरुष 52 हो जाएगा ऑलमोस्ट। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का उच्चतम अनुपात वाला क्षेत्र ओशेनिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का उच्चतम अनुपात वाला देश है कतर। प्रवासी श्रमिकों की संख्या कितनी है भाई? 167.7 मिलियन, 60% ऑलमोस्ट। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण रिमेंटेस 905 अरब। इंडिया का रिमेंटेस कितना है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिमेंटेस प्राप्तकर्ता देश है और वित्त वर्ष 2025 में भारत को $135.4 मिलियन का रेजिमेंट प्राप्त हुआ है। $135.4 मिलियन रिमेंटेस है। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय जो रिमेंटेस इसको प्रेषण बोलते हैं वो 905 अरब है। और इंडिया का लिख लो यहाँ पे 135 पॉइंट समथिंग है, पर है इतना ही। शरणार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 36। छक्का 36 से शरणार्थी, 36.9 मिलियन। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की संख्या, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो बोलते हैं वो 83.4 मिलियन है, जो कभी याद नहीं रहेगा, मुझे पता है, फिर भी इतना याद रखना ना, 80 से ऊपर है, ठीक है। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM वर्ष 2026 में इसकी 75th वर्षगांठ मनाई गई है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड में है रोजर फेडरर और 1951 में बन गया था अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM। खेला रिलेटेड टू रोजर फेडरर, स्विट्ज़रलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासन गलियारा माइग्रेशन कॉरिडोर जिसको बोलते हैं मैक्सिको एंड संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासन गलियारा मैक्सिको एंड संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है। माइग्रेटर कॉरिडोर कौन कौन से? सबसे पहले तो बता देता है मैक्सिको एंड USA, अफ़गानिस्तान से ईरान, सीरियाई अरब गणराज्य से तुर्की, रूसी संघ से यूक्रेन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका UAE, भारत से UAE, ठीक है। पुरुष प्रवासियों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक है, बिल्कुल सही है। खाड़ी सहयोग परिषद GCC कुवैत है, इसके अंदर सऊदी अरब आता है, UAE आता है, मलेशिया आता है। कुवैत से मुझे कतर याद आता है। कतर में है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का उच्चतम अनुपात वाला देश। कुवैत GCC में शामिल है। खाड़ी सहयोग परिषद, कुवैत, सऊदी अरब, UAE, मलेशिया। महिला प्रवासी संख्या पुरुष की संख्या कहाँ पे ज़्यादा है? पुरुष प्रवासी तो यहाँ पे ज़्यादा है, महिला प्रवासी कहाँ ज़्यादा? फ्रांस में। इटली की तो राष्ट्रपति महिला है। एंड स्पेन, राफेल नडाल, वही महिला ज़्यादा है क्या? स्पेन में, इटली में, फ्रांस में इमैनुअल मैक्रो है। तो यहाँ महिला प्रवासी की संख्या पुरुष से ज़्यादा है। और यहाँ पे देखो कुल श्रमिक प्रवासी कितने? यहाँ पे 167.7 है, इसको ऑलमोस्ट 168 मान लिया, इतने श्रमिक हैं। इसमें पुरुष प्रतिशत कितना है? 61, महिला प्रतिशत 38 है। अब UAE में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत 74% है। SDG 10.0 के अकॉर्डिंग प्रवासी प्रेषण रिमेंटेस की लेन देन लागत को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? 3% कम करने का है, ठीक है। फिर आयात रिमेंटेस का भारत और मैक्सिको, और कितना रिमेंटेस आया है, मतलब किससे रिमेंटेस आया है? भारत और मैक्सिको से सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा रिमेंटेस कहाँ जाता है? USA एंड UAE में। मैक्सिको गलियारा याद कर लो, सबसे बड़ा प्रवासन गलियारा मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का लगभग 50% हिस्सा दुनिया के कितने देशों में निवास करता है? केवल 20 देशों में। दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। यूरोप में 2024 में नए विस्थापन का मुख्य केंद्र कौन है? यूक्रेन से सबसे ज़्यादा विस्थापन हो गया है।
सर्वाधिक शरणार्थी आवेदन प्राप्त करता अप्रवासी, अमेरिका, मिस्र, देन जर्मनी, देन कनाडा। अमेरिका, मिस्र याद कर लो। मूल प्रवासी यहाँ से गए, मूल देश किस देश से सबसे ज़्यादा गए? इंडिया से, देन चाइना से, देन मैक्सिको से। ठीक है, क्या करें? अमेरिका में, मिस्र में, जर्मनी में। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने किस वर्ष प्रवासन और अस्थायी गतिशीलता के आंकड़ों को संशोधित सिफारिशों का समर्थन किया? 2025। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने किस वर्ष प्रवासन और अस्थायी गतिशीलता के आंकड़ों पर संशोधित सिफारिशों का समर्थन किया? 2025 में। IOM, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में, 1951 में बना, की रणनीतिक योजना 2024 से 2028 में 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से? जीवन बचाओ, सुरक्षा करना, विस्थापन के समाधान खोजना, नियमित प्रवास का मार्ग सुगम बनाना। ये खत्म यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम उद्योग क्षेत्र और वृद्धि विकास 2026। ये नया टॉपिक है, इंडिया का टॉपिक है ये। भारत की GDP में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? 24, 25 नहीं हो पा रहा, 25 से थोड़ा कम है, 24.3। ठीक है, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग इसी के अंदर आता है, 12% है। कंस्ट्रक्टिंग यानी निर्माण 7.8%, खनन एंड उत्खनन 1.4% है। विद्युत है वो 2.3% है। सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का है 12%, निर्माण का है 7%, देन उत्खनन का है 1.4% एंड विद्युत का है 12,712 और टोटल कितना हो जाता है? 24.3% योगदान। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में समग्र उद्योग इंडस्ट्री GVA की जो वृद्धि दर है वो कितनी रही? 7.0%। इंडस्ट्री का GVA दर 7% रही है। भारत की वैश्विक विनिर्माण में हिस्सेदारी तो बहुत कम है, 1.3%, 1% ही है। चाइना वैश्विक विनिर्माण में अग्रणी देश है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे कच्चा इस्पात उत्पादक में इंडिया सेकंड है, सीमेंट उत्पादन में सेकंड, मोबाइल उत्पादक में सेकंड, कपड़ा परिधान में 6th। इलेक्ट्रॉनिक वित्त वर्ष 2022 में भारत की 7वीं सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी जो अब तक की 3rd बन गई है। पहले 2022 में 7th थी, अब 3rd है। इलेक्ट्रॉनिक वित्त वर्ष भारतीय उद्योग की नई थीम के अकॉर्डिंग अब किस पे ध्यान कर रहे हैं? रणनीतिक अपरिहार्यता पे। भारत में शीर्ष वस्त्र निर्यातक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। इसने पीछे छोड़ दिया महाराष्ट्र और गुजरात को भी। योगदान कितना है? 21.84% योगदान। कपड़ा उद्योग का GDP में योगदान कितना है? 2%। भारतीय वन उद्योग का 2030 तक निर्यात लक्ष्य क्या है? 100 अरब अमेरिकन डॉलर। भारतीय वस्त्र उद्योग का 2030 तक निर्यात का लक्ष्य कितना है? 100 अरब डॉलर। कपड़ा उद्योग GDP में 2% योगदान है। चाइना फरवरी 2026 तक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है। स्टेटमेंट करेक्ट है। निर्यातक बाजार। चाइना ने नीदरलैंड को पीछे छोड़ा। ये अब मैंने एक ट्रिक पढ़ी थी, निर्यात कहाँ से ज़्यादा आता है? UNC, U और U। अब 3rd नंबर पहले नीदरलैंड था, नीदरलैंड पीछे हो गया है, चाइना हो गया है आगे। तो अब ये थोड़ा सा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा कि चाइना ने नीदरलैंड को पीछे छोड़ दिया। लेटेस्ट न्यूज़ है। अब फरवरी 2026 में भारत का कुल निर्यात कितना है? 36.61 बिलियन डॉलर रहा है। ठीक है, फरवरी 2016 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा है? 36.61, छकाना का 36 कुल निर्यात की तुलना में %0.81 का डिक्रीमेंट हुआ है। MSME भारत में GDP में 31% से अधिक योगदान।
देता है। कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। अब यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा आपको, 2 चीज़ों पे बेस्ड होता है, निवेश पे एंड टर्नओवर पे। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। अब आपको याद रखना पड़ेगा, देखो 2.5 है, 25 है, देन 125 है। 2.5, 25 देन 125, 10, 100 देन 500, इसका डबल, तो 10, 100 देन 500। निवेश, इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं टर्नओवर। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, MSME है ना, MSME, इससे याद रख लो। फिर 2.5, 25, 125, 10, 100 एंड 500। मुद्रा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी 5 लाख रुपयों से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान करती है? तरुण 5 लाख से 10 लाख, शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 से 5 लाख तक, तरुण 5 लाख से 10 लाख, तरुण प्लस 10 लाख से 20 लाख। मुद्रा योजना है भाई, इसमें से क्वेश्चन पूछ ले तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ऊपर तो तरुण प्लस है जो आपको 10 लाख से ज़्यादा का ऋण देता है। फिर तरुण है जो 5 से 10 लाख के बीच में है, किशोर है जो 5 लाख से कम है, एंड शिशु है जो 50,000 तक को। ठीक है। PM मित्र पार्क योजना, इसमें कौन कौन इंक्लूड हुए हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, ये तो दोनों भाई भाई, गुजरात, कर्नाटक, MP, UP, महाराष्ट्र। MP, UP तो लेना ही है, महाराष्ट्र कैसे छोड़ दें, और कर्नाटक, देन गुजरात को कैसे छोड़ दें। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन NMM, इसकी घोषणा बजट 2025-26 में हुई। इसका एम क्या है? 2035 तक GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 24% करना। अभी कितना? 17% के लगभग है। 24% तो टोटल ही है, 24 पॉइंट कितना है? 3%। क्या? उद्योग क्षेत्र का योगदान भारत की GDP में। 2035 तक विनिर्माण को 24 से 25% करना है, जो अभी कितना है? 12.8% है विनिर्माण। अभी हाल ही में कितना है? 12.8% है अभी हाल ही में। इसका उद्देश्य 143 मिलियन रोजगार सृजित करना है। इसका लक्ष्य वस्तु निर्यात को $1.2 ट्रिलियन तक बनाना है। वस्तु निर्यात को $1.2 ट्रिलियन। अब हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे बात करें वस्तु निर्यात की, ये देख लो। वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2005 में 1.0% थी, जो 2024 में बढ़कर कितने हुई? 1.8। पे हम कितना करना चाह रहे हैं इसको, वस्तु निर्यात को $1.2 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ इंडिया। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर, विश्वकर्मा तो वही है, 17 सितंबर 2023। मेक इन इंडिया प्रोग्राम बना 2014 में बना है। पूछ सकते ना डेट, 2014 में मेक इन इंडिया, 25 इज़ लक्की डेट। ओके। एंड PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2030। भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर विश्व में 3rd स्थान पर है। दैट इज़ स्टेट में पूछ सकता है। भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग वही 3rd स्थान पे है। और जो ये फार्मा है, निर्यात में देखें तो फोर्थ रैंक आती है फार्मा की। भारत इन टर्म्स ऑफ विश्व को जो निर्यात कर रहे हैं उसमें 4th रैंक है, और फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर 3rd रैंक है। वैश्विक जेनेरिक दवाओं का भाग का लगभग 20% पूरा करता है, तो ऐसा ही है। भारत मूल्य के आधार पर फार्मास्यूटिकल निर्यात में विश्व में 11वें स्थान पर, मूल्य के आधार पर फार्मास्यूटिकल निर्यात में विश्व में 11वें स्थान पे है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसको IIP बोलते हैं, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन, का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। इसमें खनन आता है, विनिर्माण, विद्युत, ईंधन, ये सारी चीज़ें आती हैं। अभी हम राजस्थान की बात करते हैं उद्योग टर्म्स में।
राजस्थान में 2025-26 में GSVA में स्थिर मूल्य का एक कॉलम एक प्रचलित मूल्य का है। तो सेवा, सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान है, देन उद्योग का है, लास्ट में कृषि का है। इतना तो याद होगा। स्थिर मूल्य की बात कर रहे हैं हम। तो 46 सेवा में है, कैसे याद रहेगा? 46 मिलकर 10 बना रहा है, 4 and 6, 46 वेरी इजी। उद्योग में 28 है, 28। कृषि में 25.33, ठीक है। प्रचलित की बात करें, यहाँ 47 है, यहाँ एक बढ़ा दो, प्रचलित में 47 हो जाता है। ये याद रखना, राजस्थान की टर्म्स में बात कर रहे हैं। उद्योग में 25 है, 3 कम, 25.74। कृषि में 26 बढ़ गया, ठीक है। प्रचलित में कृषि सेकंड नंबर पे है और उद्योग थर्ड नंबर पे है, याद रखना है। पहले में 46, 28, 25, देन 47, 25, 26, ओके। राजस्थान में निर्यात किसका होता है सबसे ज़्यादा? अभियांत्रिक वस्तुएं, इंजीनियरिंग वस्तुओं का, जवाहरात रत्न आभूषणों का सेकंड नंबर पे। राजस्थान में अलग है। थर्ड नंबर पे है ना, थर्ड नंबर पे आती है धातु आएगी थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे, क्योंकि हमारे पे खनिज ज़्यादा है, धातुएँ ज़्यादा होगी, ठीक, ज्वेलरी ज़्यादा आ रही है। फोर्थ नंबर पे कपड़े हैं। फिफ्थ नंबर पे हस्तशिल्प है, हाथ यानी हस्तशिल्प, और हस्तशिल्प 5, हस्तशिल्प 5वें नंबर पे है राजस्थान के टर्म्स में। समझ में आया? फर्स्ट अभियांत्रिक वस्तुएं, सेकंड जवाहरात रत्न आभूषण, थर्ड धातुएं, फोर्थ कपड़े, फिफ्थ हस्तशिल्प। अभी हमने उद्योग क्षेत्र पढ़ा, अब हम सेवा क्षेत्र पढ़ेंगे। सेवा क्षेत्र में ये है GVA, सकल मूल्य वर्धन में किस श्रेणी की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है? सेवा क्षेत्र की, नो डाउट। कृषि क्षेत्र की 3 है, उद्योग की 6 है, सेवा में 9.11, तो ये वृद्धि दर है। सबसे ज़्यादा सेवा दर में 369 का आंकड़ा है। वित्त वर्ष 2026 में पहली तिमाही में GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 53.6। कृषि का कितना योगदान था? 24.3 था। यहाँ पे लिख लो, वस्तु का 24.3 था, लिखो वस्तु का 24.3। तो अब सेवा क्षेत्र का कितना है? 53.6। 2025 में कम था, अभी बढ़ोतरी हुई है, 52 था, अब 53 हो गया। 53 में सेवा मिलेगी आपको, 53 में 50 से भी 3 साल बड़े हो जाओगे तब जाके सेवा मिल रही है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में सेवा क्षेत्र के उपक्षेत्रों में सबसे अधिक योगदान किसका है? वित्तीय, अचल संपत्ति और पेशेवर संस्थाओं का। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में सेवा क्षेत्र के उपक्षेत्रों में सबसे अधिक योगदान किसका है? वित्तीय, अचल संपत्ति और पेशेवर सेवाएं। वर्ष 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? वर्ष 2024 में भारत के सकल GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 49.9। भारत में सेवा क्षेत्र में वर्ष दर 24 में तो 7 का स्क्वायर था, 49, और भारत में सेवा क्षेत्र ने वर्ष दर वर्ष कितनी औसत वृद्धि दर्ज करी है? 7 से 8%। विश्व वित्त वर्ष 2025 भारत का सेवा निर्यात टोटल कितना है? ये है $387.6 बिलियन। कितना है? $387.6 बिलियन। इसमें 13.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। 13.6% की वार्षिक वृद्धि करेक्ट स्टेटमेंट है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है। फर्स्ट USA है। सेवा निर्यात में भारत 7th स्थान है। 7th इसमें लकी नंबर, 7th मतलब सेवा मतलब सेवा में 7th नंबर है विश्व में।
2026 में वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 4% थी। 2024 में 4%, 2024 में 4% विश्व में। 2023-25 के दौरान भारत में आए कुल FDI का लगभग कितना परसेंट सेवा क्षेत्र से आया? 80%। FDI जो आ रहा है सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आ रहा है, 80% तक। भारत का प्रौद्योगिक स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में 3rd रैंक है। वर्ष 2024 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2.9 बिलियन, जो कि 17.5% वृद्धि को दर्शाती है। घरेलू पर्यटकों की संख्या 2024 में कितनी है? 2.9 बिलियन और 290 करोड़। ठीक है, कितनी वृद्धि को दर्शाती है? 17% वृद्धि। 2023-24 में यात्रा और पर्यटन का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 10% से भी कम था। पर्यटन क्षेत्र में लगभग 24.6 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को सहारा दिया। पर्यटन क्षेत्र का रोजगार में योगदान लगभग 13% है। ये डेटा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या है 2.9 बिलियन 290 करोड़, जो 17% वृद्धि को दर्शाती है। 2023-24 में पर्यटन का GDP में योगदान 10% से भी कम था। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन कितना है? 84.6 मिलियन। पर्यटन क्षेत्र का रोजगार में योगदान लगभग 13.3% है। ओडिशा असम में सेवाओं की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है। कहाँ पे? ओडिशा में और असम में। ओडिशा और असम में। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना मिलकर सेवा आउटपुट का ऑलमोस्ट 40% हिस्सा बनाते हैं। साउथ इंडियन जो राज्य हैं वो। महाराष्ट्र और ऐड कर दो इसमें, केरल को छोड़ो। 2011-12 में 2023-24 के बीच में कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में GVA की हिस्सेदारी डबल हो गई। पहले 6 थी, अब 12 हो गई है। सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी स्थिर कांस्टेंट है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो हिस्सेदारी है स्थिर है। शिक्षा क्षेत्र में हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। व्यापार एवं मरम्मत, पेशेवर, वैज्ञानिक और व्यावसायिक सेवाओं का GVA में लगभग 20% हिस्सा बना रहा। ठीक है, अब यहाँ पे है केरल में कि GVA के सेवाओं में योगदान 64% से अधिक है। वैसे भी केरल में ज़्यादा लोग हैं जो वर्कोहोलिक हैं, सेवाओं का योगदान भी अधिक है। बिहार की सेवा हिस्सेदारी 50% से भी अधिक है। ठीक है, भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए USA सबसे बड़ा गंतव्य देश है। ठीक है, मान लिया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में USA की हिस्सेदारी घटी है। 54 थी पहले, 52 हो गई हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे भारत AI कौशल में वैश्विक स्तर पे 3rd रैंक पे है। A and I दो तो ये हुए, भारत 3rd नंबर पे है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दुगनी से भी अधिक हो गई है। वैश्विक जो सेवा निर्यात है उसके अंदर भारत की हिस्सेदारी दुगनी से भी ज़्यादा हो गई, जो 2005 में 1.9 थी, 2023 में लगभग 4.3% हो गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 2025 में भारत की रैंक कितनी है? 39। भारत की GDP में पर्यटन का योगदान 5% से अधिक है। भारत में डेटा सेंटर क्षमता 2030 तक लगभग 8 GW तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। भारत की GDP में पर्यटन का योगदान 5% से अधिक है। भारत की GDP में पर्यटन का योगदान 5% से भी ज़्यादा है। भारत में डेटा सेंटर क्षमता 2030 तक लगभग 8 गीगावाट तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। दुनिया का लगभग 20% डेटा उत्पादन करता है। इस करेक्ट स्टेटमेंट। भारत का डेटा सेंटर की हिस्सेदारी लगभग, डेटा सेंटर 3% है पर डेटा उत्पादन 20% है। और राजस्थान प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय देख रहे हैं हम, स्थिर आय, प्रचलित आय।
राजस्थान की बात हो रही है। 1,03,189, पिछले तो डबल ही होगा। 2,02,349, पिछले तो में लास्ट में दोनों में 99 आ रहा है, एक ये बात कॉमन है। एक में 89 आ रहा है, एक में 49 आ रहा है, ठीक है। एक में 101 है, 103 है, एक में 202 है, ऐसे याद रखना पड़ेगा। भारत में कृषि क्षेत्र कितना है? कृषि क्षेत्र ये थर्ड टॉपिक है अपना। अभी हम उद्योग पढ़ चुके हैं, सेवा पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे हम कृषि क्षेत्र की। भारत में कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक दर ऑलमोस्ट वृद्धि 4.4%। कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान ऑलमोस्ट 18% है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। राष्ट्रीय आय में योगदान कितना है? 18%। भारत का लगभग 46% कार्यबल कृषि पर निर्भर है। कस्टम हायरिंग सेंटर CHC का मेन गोल क्या है? किसानों को मशीनें किराए पर उपलब्ध करवाना। एग्री स्टेक के तहत प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट फार्म आईडी दी जाती है। एग्री स्टेक योजना क्या है? प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट फार्मर आईडी दी जाएगी। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी तक सीधे पहुंचाया जा सकता है। MSP में 22 फसलें शामिल हैं। 14 खरीफ की हैं, 6 रबी की हैं, 2 वाणिज्यिक हैं। MSP में 22 फसलें शामिल हैं, 14 खरीफ की हैं, 6 रबी की हैं, 2 वाणिज्यिक हैं। PM फसल बीमा योजना रबी फसलों के प्रीमियम पे 1.5% है, खरीफ 2% है, वाणिज्यिक 5% है। 2016 में स्टार्ट हुई थी फसल बीमा योजना। रबी की कितनी है? 1.5, खरीफ की 2 है, वाणिज्यिक फसलों की 5% आ गई हैं। GVA में क्षेत्रफल वृद्धि कृषि में 3%, उद्योग में 6%, सेवा में 9%। कुल GVA में वृद्धि 7.3%। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। भारत में फसल, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन, कृषि है ना, कृषि में याद कर रहे हैं हम। कृषि फसल आता 54%, 50% से भी ज़्यादा। पशुपालन में 30% आसपास, 31 है। वानिकी में सिर्फ 7 है। मत्स्य पालन में 6.6% है, ये बोल सकता है। फसल में 54, पशुपालन में 31, वानिकी में 7, मत्स्य में 6। GVA में कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है? 2020 से 2024 के बीच में 4.7%। ये ऐसा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का कृषि निर्यात कितना रहा है? $51.2 बिलियन, ठीक है। कृषि निर्यात की बात हो रही है, 50 पे आना पड़ेगा। कृषि 51.2। मांस में 8 नंबर पे, दूध में 1st नंबर पे आता है, फार्मास्यूटिकल में 3rd नंबर पे है। कपास और रेशम मानव निर्मित रेशा 2रे नंबर पे हैं सब, ठीक है। कपास रेशम 2रे पे, फार्मास्यूटिकल 3rd नंबर पे है, इम्पोर्टेंट है। दूध पे 1st, मांस पे 8th। भारत में पुष्प फ्लोरिकल्चर उद्योग 100% है। निर्यात उन्मुख नीति के साथ विकसित हो रहा है। शीर्ष उत्पादन राज्य कौन से? तमिलनाडु, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, MP। भारत फ्लोरिकल्चर है। तमिलनाडु, कर्नाटका। भारत में प्रमुख पुष्प निर्यातक देशों में से देखो ना, अमेरिका में जा रहे हैं, देन UAE, देन UK, देन नीदरलैंड। अब देखो भारत में दूध, दाल, मसाले, केला, आम, पपीता। भारत में दूध, दाल, मसाले, केला, आम, पपीता उत्पादन में 1st स्थान पे हैं।
और भारत में दूध, दाल, मसाले, केला, आम, पपीता, दूध भी, दाल भी दे, मसाला दे, केला दे, आम दे, पपीता दे, केला, आम, पपीता। उत्पादन में पहले स्थान पर भारत में गेहूँ, चावल, कपास और गन्ना जो अन्न है, गेहूँ चावल आ गया, एक कपास और गन्ना, इसमें सेकंड रैंक है। मखाना बोर्ड बिहार में है, 2024-25 में गठन हुआ। मिशन आत्मनिर्भरता पल्स का लक्ष्य घरेलू दाल उत्पादन में 350 लाख तक बढ़ाना है। 350 लाख टन तक बढ़ाना है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता है। उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है। दालों में फर्स्ट नंबर पे ना। और अपनी मांग का लगभग 15 से 20% आयात भी करता है। 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन में कितना मिलियन टन रहा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। खाद्यान्न उत्पादन में रहा है 350 से ऊपर, 357.73 मिलियन टन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का नाम बदलकर NFSM कर दिया गया, जिसमें पोषण को भी जोड़ा गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का नाम बदलकर NFSM कर दिया गया, जिसमें पोषण को भी जोड़ा गया है। ये बात इम्पोर्टेंट है। एन जोड़ा है न्यूट्रिशन। खाद्य तेल मिशन NMEO का लक्ष्य 2030-31 तक 70 मिलियन टन उत्पादन करना है। खाद्य तेल मिशन NMEO का लक्ष्य 2030-31 तक 70 मिलियन टन उत्पादन करना। खाद्य तेलों पे आयात निर्भरता घटी है, तो दैट इज़ राइट स्टेटमेंट। रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने पर वित्तीय प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने में मोटा अनाज वर्ष 2023, मोटा अनाज 23, 3 एक ही 3 के बराबर है मोटा अनाज 2023 वर्ष। तंबाकू गुजरात में ज़्यादा होता है, चाय असम में ज़्यादा होती है, रबड़ होता है केरल में, अंगूर होता है महाराष्ट्र में वाइन ज़्यादा मिलती है, अंगूर भी ज़्यादा होगा ना। काजू, अभी मैंने काजू खाया है जस्ट, और वो काजू कहाँ ज़्यादा होता है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में देखी थी, वहाँ काजू। कहवा कर्नाटक, आम यूपी, जूट पश्चिम बंगाल। आम यूपी, जूट पश्चिम बंगाल। PM धन धान्य योजना राजस्थान के 8 जिले शामिल करे हैं इसमें। भारत के तो 100 जिले हैं। 11 अक्टूबर 2025 से हुई है। कौन कौन से जिले हैं? 8, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, नागौर, चूरू, जोधपुर, जालौर, मतलब उधर ही है मारवाड़ साइड के सारे। 6 वर्ष तक क्या शायद इसमें। 2025-26 में राजस्थान में GSVA में प्रचलित मूल्यों में कृषि संबंध क्षेत्रों का योगदान कितना है? फसल का देख लो, पशुधन का ज़्यादा है 49% भाई, फसल का तो 42 ही है, वानिका का 46 है, मत्स्य का 0.54%। राज्य का कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल वर्ष 2024-25 में कितने हेक्टेयर रहा है? 34343। और ये खाद्यान्न उत्पादन भारत में कितना है? 357.73। 357 याद रख जाएगा, 357 हो क्या। वर्ष 2025-26 के अग्रिम खाद्यान्न उत्पादन राजस्थान में कितना है? 283.98। तो 283.98 कैसे याद रहेगा ये? 283.98 283 है। फर्स्ट बाजरा एंड
राजस्थान की बात कर रहे हैं हम। पहले नंबर पे बाजरा, राई, सरसों, ग्वार, तुल, तिलहन, पोषक अनाज। बाजरा, राई, सरसों, ग्वार, कुल, तिलहन, पोषक अनाज। सेकंड पे दाल है, चना, ज्वार, सोयाबीन, ये सब थर्ड पे है। दाल, चना, ज्वार, सोयाबीन, ये सब थर्ड नंबर पे। सेकंड नंबर पे है मूंगफली। पहले नंबर पे बाजरा, राई, सरसों, ग्वार, कुल, तिलहन, पोषक अनाज। दूसरे नंबर पे मूंगफली, तीसरे नंबर पे ये है